कोरोना काल में यही मोदी जी को बताना होगा कि अगर कोरोना काल है, कहते हैं कि दूरी बना के रखिए, तो कोरोना में बंगाल में क्या कर रहे थे सुन लीजिए, तो हम वहाँ जवाब दे रहे हैं। कोरोना में यही बंगाल में दादा, हाँ ये देखिए मेरा जो बीजेपी का प्रधानमंत्री का नारा, ये देखिए जन सलाब मेरा बीजेपी का। दीदी हार गई, दीदी हार गई। अब बताइए कि दीदी हार गई कि जीत गई, वो तो मोदी जी बतावेंगे। अब ये बताइए कि यूपी में चुनाव हो रहा है, अब यूपी में चुनाव हो रहा है, तुमसे पूछिए कि यूपी के चुनाव में कोरोना है कि नहीं। यूपी में इस बार किसका सरकार बनेगा? सरकार तो अगर बेईमानी नहीं करेंगे, अगर इन टेक्निकल कोई ऐसा कला नहीं दिखाएंगे, तो मतलब जनता तो इनको पक्ष में है नहीं, पूरी जनता तो बुढ़वा तो नेता लोग चलाक, सब दिन चलाक रहेगा। तो मत बोलिए क्या पब्लिक बुड़बक क्यों नहीं, पब्लिक बुड़बक नहीं है, पब्लिक हम लोग सूझबूझ वाले हैं, देश के लोग हम सूझबूझ हैं। हम लोग अनपढ़ हो सकते हैं लेकिन बुड़बक नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि वोट नहीं, गलत बात मत बोलिए। ये वोट जो है देख करके हम लोग चुन के भेजते हैं। लॉलीपॉप दिखाए हमारे प्रधानमंत्री जी कि वो अच्छे दिन आने वाला है, अच्छे दिन आने वाला है, तो हम लोग सोचा कि हो सकता है कि देश में कुछ और अच्छा दिन आने वाला हो। इतने दिन से आज़ादी चले 1947 से, शायद कुछ नया चमत्कार दिखाएंगे, सब माहौल पैदा कर देते हैं। बताइए अब जैसे पाकिस्तान है, कोई ऐसा माहौल पैदा करते थे, ऐसा कुछ उनको टेक्निकल चीज़ जीतने का होता है, जो आज बैलेट से चुनाव करा लें तो मोदी जी को पता चल जाएगा कि हमारे पीछे जनता कितना है। हाँ सर, आप मास्क नहीं लगाए हुए हैं। मास्क नहीं लगाए हुए हम, जो मेरा उम्र जो है 71 वर्ष उम्र हो गया है। ज़रूरत पड़ता है मैं पॉकेट में रुमाल रखता हूँ, और इसीलिए जहाँ ज़रूरत पड़ता है, जहाँ प्रशासनिक बात होती है, ऑफिस में जाना होता है, तो डर से हम लोग मास्क लगा लेते हैं। तो क्या आपके अनुसार कोरोना नहीं है? तो कोरोना अगर मान लिया कहीं है भी, तो डॉक्टर को चाहिए कि सरकार को कि उसको इलाज करे, ये नहीं कि सारी देश के लोगों को ये प्रचार करे, पेपर में निकाल के इतना आकर्षित है। तो हम बगल में यहाँ रहते हैं, बताइए कि पटना में कह रहे इतना आकर्षित, अब रुखनपुरा से ले करके इधर से रुखनपुरा, यदमी गांव, नेहरू नगर, इतना बड़ा मंदिरी गांव है, कस्बा गांव है, नाला से की पट्टी तक, अभी तक उसमें एगो भी आकर्षित नहीं है। अगर पेपर अगर बिहान बंद हो जाए, जहाँ बीमारी है, सरकार की अपनी पावर है, सरकार की दूत है। कहाँ जैसे कांग्रेस बड़ी चेचक होती थी, तो कांग्रेस ने 500 इनाम रखता था सस्ती में कि बड़ी चेचक के बात करो तो मैं इन्हें इनाम दूंगा। उसी तरह से अगर कहीं कोरोना है, अगर कोरोना से आकर्षित है, तो तुरंत सरकार को इनाम देना चाहिए। अगल बगल के लोग कहने कोरोना हो तो खबर करो, मत पैसा दे, कहीं कि आप खबर कीजिए, तो उसलिए कंट्रोल पा लिया। आज चेचक नहीं है। आज बताइए उसी तरह से जहाँ कोरोना है, जहाँ लोग बीमार हैं, हम भी बीमार हो सकते थे, आप भी बीमार, तो सरकार के काम है हमको इलाज करना। तो बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो क्या ये भी आपके अनुसार फॉल्स है? ये जो है कोरोना पॉजिटिव, लोग कोरोना पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं? कोरोना पॉजिटिव इसलिए हो गए हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है। यहाँ से हो सकता है कि मोदी जी कहीं होंगे कि बिहार कैसे खड़बड़ाएगा, तो इसलिए हमारे सीएम को, हमारे इतना स्वच्छ सीएम, इतना मतलब हमारा बुलंद सीएम, हमारे सीएम में कोई तरह की बीमारी नहीं है, एक भी बीमारी से हमारा सीएम ग्रसित नहीं है। ये बिहार का जो है देन है। और ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उन्होंने ट्विटर हैंडल के जरिए जो दिया है, तो इन पे आपका क्या? कौन है? बीजेपी के होंगे। हाँ बीजेपी। हाँ तो बीजेपी के हैं, तो ये लोग तो प्रचारक ना हैं। जब इसलिए नहीं कहेंगे ऊपर में, तो कहेगा लोग कि समाज के लोग कहेंगे कि है ना हो उकड़ा हो गए। कहाँ बताइए कि कोरोना से कहाँ मतलब नेता लोग मर गए? एक भी नेता बताइए जो कोरोना से मर गए, बताइए। दिल्ली से ले करके यहाँ तक बोलिए। आज जो है से बिहार में जो सीएम जो नीतीश कुमार है, इतना एनर्जी पावर का है कि बिहार में समझिए कि बाहर है, और कोरोना का भगाव है। जैसे बिहार में पूरी लॉकडाउन की स्थिति बन रहा है, इस पे आर्थिक लॉकडाउन की स्थिति क्या प्रभाव रही है? हम थोड़ा लग रहा है कि हमारे बगल में नीतीश जी हैं, लालू जी थे, सब जो सरकार बिहार में जो देखा है कि हमारे रेलवे मंत्री थे नीतीश कुमार जी, ये और भी रक्षा मंत्री थे, नीतीश कुमार भी रेल मंत्री थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे। ये लोग के बजट होता था फरवरी और जनवरी में, ये बजट जो है हो करके मार्च में होता था। तो ये तो मतलब सरकार की ऐसी नहीं है कि बजट जो है इसका ऑडिट नहीं होगा, जैसे बाढ़ में ऑडिट नहीं होगी। ये ऑडिट जो है
ये काहे होता है कि फरवरी में और जनवरी में जो है से कोरोना आता है? नहीं, जैसे फाइनेंशियल ईयर मार्च में अप्रैल से चालू होता है, ठीक है, चालू होता है। हाँ, तो क्या 31 मार्च जितना दिन से पूरे साल का बजट जो है फरवरी में ये लोग अपना तैयार कर लेते हैं, किस मत पे कितना खर्च करना है, कितना जो है हाँ, यही तो इनकम होना है, ये तो कर लेते हैं। लेकिन ये बताइए कि आज तक अभी तक क्या क्या ये लोग किया, क्या घटा हुआ, क्या नफा हुआ? लालू जी तो बजट देखा, जितने भी राम सुवक बाबू से लेकर के बता रहे हैं कि उस समय से आज तक बजट हुआ या सारी प्राइवेट को दे रहे हैं, रेलवे प्राइवेट हो गया, सारी व्यवस्था हो गई। मोदी जी आए, हम लोग के लगा कि देश में कुछ देंगे, लगा कुछ मिलेगा, तो कुछ मिला नहीं। अच्छे दिन आने वाले, यही अच्छा दिन हम लोग के मोदी जी भेजे हैं। 2 करोड़ जनता को 200 को नौकरी देंगे, वहाँ वैकेंसी बंद कर दिए। अब जब वैकेंसी बंद कर दिए, भाइयों और बहनों, मैं अच्छे दिन आने वाला है। क्या अच्छे दिन आने वाले हैं? मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपका वोटर हूँ या अंगेज वोटर हूँ, देश के नागरिक हूँ, हमारा प्रधानमंत्री आप हैं। लेकिन ये बताइए कि क्यों, काहे ऐसा होता है? मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, देशवासियों बताए कि कोरोना जो है कि अगल बगल गांव में भी है। नहीं, जैसे वैक्सीनेशन पे जोर दिया जा रहा है पूरे भारत में। इंडिया जो है एक अरब से जो है ऊपर जो है वैक्सीनेशन कर चुका है, ठीक है, तो इस पे आपका क्या है? जैसे 1 अरब में वैक्सीनेशन कर चुके हैं, ये तो जो है से हम इसके बारे में तो सरकार ने नहीं, इसकी पुष्टि सरकार ने करेगी। वो पेपर में निकाल देता कि हम कर दिए, कितना कि वो करी ना, कितना के वैकेशन दिए ना, कितना ठीक हुआ है, ये तो सरकार के हाथ में ना है। वो अगर हमारे 5,000 के दें कि 50,000 के दें कि पूरे देश को दे दें, ये उनकी ड्यूटी बनती है। जैसे दोनों डोज लेने के बाद एक नया बूस्टर डोज भी आ गया, अब तीसरा डोज भी अब लग रहा है पूरे भारत में, ठीक है। अच्छा, मैं यही जानना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, कितना उनका उम्र हो गया। मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, मैं अपने बिहार के कल्चर संस्कार से पूछना कि हमारा सर्दी खांसी, ये भारत जो है, ये बिहार हमारा 4 गो से लड़ता है। बरसात कड़ाके की बरसात लड़ती है, सर्दी खांसी जुकाम लड़ती है। कोरोना में 20 में एक मिनट रुके 20 लाख रुपया जो बटा, ओकरा में 20 रुपया हमको नहीं मिला। 20 लाख करोड़ रुपया ना, 20 लाख करोड़ रुपया ना बटले है, हमको नहीं मालूम है। हाँ, शायद बटा है, हमको 20 रुपया नहीं मिला है। हाँ सर, आपका मास्क, हमारा तो कहना यही है कि मास्क लगा के नहीं चल रहा है, मास्क लगा। तो अभी कोरोना कहाँ है? अभी कोरोना नहीं है आपके अनुसार, तो पूरे लॉकडाउन का स्थिति जो बन रहा है ये फॉल्स है, परेशान कर हमारा तो कहा, हम मतलब देखो, मेरा तो कहना है जब तक बुड़वक जिंदा है होशियार मरेगा नहीं। राम राज्य के समय से यही हो रहा है, यही हो रहा है। नेता लोग, हम लोग बुड़वक, पब्लिक बुड़वक, नेता लोग चलाक, सब दिन चलाक रहेगा। तो मत बोलिए काय पब्लिक बुड़बक, क्यों नहीं? पब्लिक बुड़बक नहीं है, पब्लिक हम लोग सूझबूझ वाले हैं, देश के लोग हम सूझबूझ हैं। हम लोग अनपढ़ हो सकते हैं लेकिन बुड़बक नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि वोट नहीं, गलत बात मत बोलिए। ये वोट जो है देख करके हम लोग चुन के भेजते हैं। लॉलीपॉप दिखाए हमारे प्रधानमंत्री जी कि अच्छे दिन आने वाला है, अच्छे दिन आने वाला है। तो हम लोग सोचा कि हो सकता है कि देश में कुछ और अच्छा दिन आने वाला हो। इतने दिन से आज़ादी चले 1947 से, शायद कुछ नया चमत्कार दिखाएंगे। ये बताइए कि चमत्कार तो आपके अनुसार से मोदी जी जो है प्रोपोगेंडा फैला के जीत रहे हैं? नहीं, गंडा फैला के जीतने की बात नहीं है, ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं। बताइए, अब जैसे पाकिस्तान है, कोई ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं, ऐसा कुछ उनको टेक्निकल चीज़ जीतने का होता है, जो आज बैलेट से चुनाव करा लें तो मोदी जी के पता चल जाएगा कि हमारे पीछे जनता कितना है। जैसे मान लीजिए कि नेहरू जी से बराबर लोहिया जी लड़ते थे, तो पूछता थे काहे लड़ते थे, तो जो 2 लाख 3 लाख वोट जो मतलब लोहिया जी को मिलता था कि काहे लड़ते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का भारत में कितने लोग विरोधी हैं। जैसे तो तब पता चलेगा मोदी जी को कि जब ये बैलेट से चुनाव करवा लें, और तब उसके बाद इनको था लगेगा कितना हम पॉपुलर हैं और कितना देशभक्त हैं। कोरोना काल में 5 स्टेट में चुनाव होने वाला है, क्या ये होना चाहिए? अच्छा, कोरोना काल में यही मोदी जी को बताना होगा कि अगर कोरोना काल है, कहते हैं कि दूरी बना के रखिए, तो कोरोना में बंगाल में क्या कर रहे थे सुन लीजिए, तो हम वहाँ जवाब दे रहे हैं। कोरोना में यही बंगाल में दादा, हाँ,
ये देखिए मेरा जो बीजेपी का प्रधानमंत्री का नारा, ये देखिए जन सलाप मेरा बीजेपी का। दीदी हार गई, दीदी हार गई। अब बताइए कि दीदी हार गई कि जीत गई, अब तो मोदी जी बतावेंगे। अब ये बताइए कि यूपी में चुनाव हो रहा है, अब यूपी में चुनाव हो रहा है, तुमसे पूछिए कि यूपी के चुनाव में कोरोना है कि नहीं। तो यूपी में इस बार किसका सरकार बनेगा? सरकार तो अगर बेईमानी नहीं करेंगे, अगर इन टेक्निकल कोई ऐसा कला नहीं दिखाएंगे, तो मतलब जनता तो इनको पक्ष में है नहीं, पूरी जनता तो विरोध में है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है फर्स्ट भारत ब्रेकिंग न्यूज़ में। मैं राजेश कुमार, हमारे साथ कैमरामैन गिरधारी मिश्रा के साथ मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। सच्चा सिपाही हैं और राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय के हिसाब से काम करती है। हर जगह चाहती है कि सामाजिक न्याय लोगों को मिले, और सामाजिक न्याय की कितनी अवहेलना हो रही है, खास करके बीजेपी के साथ नीतीश बाबू जो चले गए हैं, इनके चलते सामाजिक न्याय की काफ़ी अवहेलना होती है। ऐसा नहीं है, नीतीश बाबू भी ये हमारे ये सोशलिस्ट विचारधारा से आते हैं, सोशलिस्ट विचारधारा ये कायम रखना चाहते हैं। अभी जैसे एक मुद्दा आई है जातीय जनगणना की, तो जातीय जनगणना की हमारी पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है। जातीय जनगणना नीतीश जी भी चाहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो, हम भी चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, ताकि पता लग सके कि हम कितने जात के लोग हैं, हमारे जात के लोग कितने हैं और दूसरे जात के लोग कितने हैं। उनके हिसाब से उनको विकास का रूपरेखा दिया जाए, विकास करने का मौका दिया जाए। सोशल जस्टिस उनको चाहिए। सर, जातीय जनगणना को लेकर सोशल जस्टिस की जो आप बात बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना को लेकर हमारे बिहार को जो एक नया विकास और रूपरेखा दी जाए, वो सर किस प्रकार से दी जा सकती है? देखिए, जहाँ तक जातीय जनगणना से सामाजिक न्याय का जो समीकरण है ये कामयाब होगा, हम लोग उसके चलते इनको नीतीश जी को साफ समर्थन देने के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते कि ये बीजेपी को जो दक्षिणापंथी है, जो कभी नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना बिहार में लागू हो या जातीय जनगणना हो। बीजेपी का विचारधारा ही अलग है। बीजेपी हमेशा सामाजिक न्याय से अलग रह करके ये अपना काम करती है, और इस स्थिति में नीतीश जी दम घुट रहा है इनको। नीतीश जी को चाहते हैं कि उससे अलग हों और जातीय जनगणना यहाँ पर कराएं, बिहार में सामाजिक समीकरण बनाएं। हम लोग सोशल जस्टिस के लिए इनके साथ तैयार हैं, समझे। दूसरी बात हुई कि अब ये खरमास बीतने के बाद देखिएगा काफ़ी उलटफेर होगा। उलटफेर होने के बाद नीतीश जी सफोकेशन यदि महसूस करेंगे तो हम लोग इनको मदद करेंगे, और हम लोग चाहेंगे कि सामाजिक न्याय बरकरार रहे, सामाजिक न्याय लोगों को मिले, जनता को आम जनता जो गरीब जनता है उसको सामाजिक न्याय मिले। सामाजिक न्याय के धरोहर नीतीश जी भी हैं। नीतीश जी भी चाहते हैं कि सोशल जस्टिस लोगों को मिले, न्याय के साथ मिले, तो हम भी उसके पक्षधर हैं। हम लोग भी चाहते हैं, आम पब्लिक भी चाहती है, हम गरीब जनता भी लोग चाहते हैं कि ये नीतीश जी के हम साथ दें और नीतीश जी जातीय जनगणना बिहार में कराएं, बशर्ते कि इसके लिए बीजेपी से इनको यदि अलग होना पड़े तो अलग हो जाएं। उसमें भी हम लोग सब पूरे बिहार के तमाम गरीब गुरबा लोग तैयार हैं इनके साथ। ऐसी बात नहीं है कि बिहार के गरीब गुरबा नीतीश जी को नहीं चाहती है, नीतीश जी को भी चाहते हैं हम लोग, लेकिन उसके साथ सोशल जस्टिस होना चाहिए। हमारी जनसंख्या कितनी है, किस आधार पर हमारे विकास का कार्य रोका जा रहा है। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। हरिजन कल्याण का पैसा जो ब्लॉक में आ रहा है, ये सीधा 25 लाख 26 लाख रुपया ये लोग जो है लौटा दे रहे हैं कि हरिजन कल्याण लाभ लेने वाले व्यक्ति ही नहीं है, और ये पैसा ब्लॉक से चला जाता है सीधे केंद्र। जबकि सर व्यक्ति हमारे बिहार में हरिजनों की संख्या काफ़ी मात्रा तक बताई जा रही है सर। तो ये बीजेपी से ओतप्रोत प्रशासनिक पदाधिकारी लोग हैं, और ये लोग चाहते नहीं हैं कि ये आम जनता गरीब गुरबा हरिजन कल्याण में ये पैसा राशि जाए। हमारा एक छोटा सा ब्लॉक है, वहाँ 26 लाख रुपया मेरे सामने वीडियो जो है सो लौटा दिया, बोला कि इसके लाभार्थी हैं ही नहीं। बताओ भैया, वो 26 लाख रुपया हमारे ब्लॉक में रहता तो मान लिया ठीक है, जो लाभार्थी थे उनको दिया जाता, जो थोड़ा सा ऊंचे धनी मनी भी थे, लेकिन 26 लाख रुपया तो हमारे ब्लॉक में रह जाता। 26 लाख रुपया से बाजार चलता, मार्केट चलता, सर उससे हमारा विकास हो पाता, विकास होता, गरीब गुरबा लोगों को रोजगार भी मिलता। उसी 26 लाख रुपया से खरीदारी लोग करते, खरीदारी करने के बाद लोगों को काम मिलता, ठेला रिक्शा वाले को भाड़ा मिलता, कपड़ा दुकान का, बनिया दुकान का बिक्री होता। तो ये 26 लाख रुपया पदाधिकारी जानबूझ करके लौटा देता है कि हमारे यहाँ ब्लॉक में लाभार्थी है ही नहीं। अरे भैया, कौन ऐसा ब्लॉक है जिसमें हरिजन लाभार्थी नहीं है, जन कल्याण का पैसा लौटा दे रहा है, बताइए तो इस सब लेकर के राष्ट्रीय जनता दल हमेशा रहती है कि नहीं,
जो केंद्र से पैसा आए वो हम लोगों के बीच में खर्चा हो, लोगों को सामाजिक न्याय मिले। जातीय जनगणना से ये मालूम होगा कि किस जाति के लोग कितने हैं, इन पर विकास का कितना खर्चा किया जाए, समझे ना। या और बड़े बड़े नेता लोग हैं, ये डिमांड करेंगे और पैसे मंगाएंगे ताकि आम जनता के ऊपर विकास का रूपरेखा तैयार किया जाएगा, समझे ना। इसी सब को लेकर के खड़मास बीतने के बाद हम लोग भी तैयार हैं, सब लोग भी तैयार है कि नहीं भाई, अब हम लोगों के हक के लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। और ख़ास करके ये अच्छा मुद्दा है कि हम जातीय जनगणना को छोड़ेंगे नहीं, कभी भी नहीं छोड़ेंगे हम। हाँ, नीतीश जी हमारे साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नीतीश जी का भी मांग है। अरे उनके सांसद हैं आदरणीय श्री चंदेश्वर प्रसाद जी, जहानाबाद के सांसद हैं उन्होंने लोकसभा में जातीय जनगणना के लिए करीब 12 सांसद से लिखित आवेदन दिया है कि हमारे यहाँ बिहार में जातीय जनगणना कराया जाए। वैसे सांसद को तो मैं सलाम करता हूँ, आदरणीय श्री चंदेश्वर प्रसाद जी का हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पुरजोर कोशिश किया है बिहार में जातीय जनगणना कराने के लिए, जबकि वो जदयू के ही सांसद हैं, जहानाबाद से सांसद हैं हमारे आदरणीय श्री चंदेश्वर प्रसाद जी। और उन्होंने मांग किया है कि जातीय जनगणना यहाँ पर होनी चाहिए। तो इस आधार पर राष्ट्रीय जनता दल भी नीतीश जी के साथ है। राष्ट्रीय जनता दल, हमारे तो माननीय अध्यक्ष श्री जगदानंद बाबू भी कह चुके हैं कि यदि नीतीश जी को जातीय जनगणना के लिए हमारे समर्थन की ज़रूरत है तो हम लोग समर्थन भी करेंगे, समझे ना। टोटल गरीब गुरबा गांव देहात के लोग भी खुश है कि चलो अब हम लोगों के जातीय जनगणना होगा, उसके आधार पर हम लोगों को विकास का फंड मिलेगा, विकास का पैसा आएगा और हम लोगों के बीच खर्च होगा। जो ब्लॉक में धनराशि आती है वो लौटाया नहीं जाएगा, समझे, उस पर हमारा हक होगा, समझे। तो इस बात को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल एकदम सजग है, एकदम तैयार है, हर तरह से नीतीश जी को भी मदद करने के लिए तैयार है, समझे ना। अब तो खरमास का बात है, खरमास 14-15 तारीख के बीतेगा, बीतने के बाद जो है सो हम लोग चाहेंगे कि ये इस पर काम हो और इसकी लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग नहीं चाहते हैं कि विकास के फंड, विकास का पैसा जो है सो केंद्र को वापस जाए, जबकि भाजपा जो है सो नौटंकीबाज पार्टी है। भाजपा नहीं चाहती है कि गरीब गुरबा आम का फ़ायदा मिले। ये लोग तो हमेशा, अब क्या बोलें आपको, भाजपा तो अक्सर कहती है कि हम गरीबों के लिए लड़ाई करते हैं, गरीबों को आगे आने के मौका देते हैं। हाँ भाई, भाजपा हमेशा कहती है कि गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 10 लाख के सूट पहनते हैं, बहुत गरीब आदमी हैं, चाय बेचते थे, और उसके बाद 800 करोड़ के प्लेन पर चढ़ते हैं। उनकी गाड़ी तो हमको पता नहीं 6 करोड़ की है या 8 करोड़ की है, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि उनकी गाड़ी 8 करोड़ की गाड़ी पर चढ़ते हैं। और उसके बाद जो बिष्ठा बना है 20,000 करोड़ रुपया लगा करके, तो यही भारत गरीब है जो दूसरे से कर्ज ले रहा है। और उसका जो है सो इस तरह से, कौन सा ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर करीब 50 करोड़ रुपया लागत से इसका पार्टी कार्यालय नहीं बना हो। गरीब की पार्टी है भाजपा तो 50 करोड़ रुपया लगा करके अपना कार्यालय हर स्टेट में बना चुका है। हर चुनाव में जो है सो पैसा से खरीद फरोख्त करता है और कहता है कि कभी भाजपा के लोग खेत खलिहान नहीं देखे हैं। और आपको तो मालूम ही होगा कि खेत खलिहान भी नहीं देखे, वोट भी नहीं मांगे, उनको वोट भी मिल जाता है, उनका ईवीएम भी सब सही करते। इनको लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए इनको जेल डाल दिया। आपको मान्यवर काशीराम जी के बारे में बताएंगे। मान्यवर काशीराम जी बैकवर्ड और दलितों के सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते बेचारे मर गए। मान्यवर काशीराम जी को हम लोग तहे दिल से नमस्कार करते हैं कि उन्होंने इसकी लड़ाई बहुत पहले से लड़ रहे थे। मान्यवर काशीराम जी, उस लड़ाई को माननीय लालू प्रसाद यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी नहीं है कि लड़ाई हम लोग छोड़ दिए हैं, लड़ाई हम लोग को जारी रहेगा जब तक। ये भाजपा दक्षिणपंथी पार्टी है, ये कभी नहीं चाहती है कि आम गरीब गुरबा के भलाई हो। ये हमेशा जो है सो आपको अम्बानी अडानी और ये इस तरह के रिलायंस ग्रुप समूह, इन लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। हजार करोड़, 45,000, 60,000 करोड़ रुपया कर्जा दे करके माफ़ कर देता है। एक किसान का बिजली बिल जो माफ़ नहीं होता है तो उसके घर पर, उसके ऊपर जा कर के बिजली के जेई जो है केस कर देता है, बताइए तो। और ये बैंक वाले जो है सो उसका चौखट कमारी कबार ले रहे हैं, किसान के चौखट कमारी कबार ले रहा है, जबकि ये 45,000, 60,000 करोड़ रुपया भाजपा वाले माफ़ कर दे रहे हैं। ये है भाजपा की गरीबी, समझे। आप देखें इनका सूट बूट, और क्या बताएं, बता नहीं सकते हैं कितना हजार करोड़ रुपया ये लोग घोटाला कर रहे हैं, समझे ना। सर, ये ओमिक्रॉन जो कोरोना का एक तीसरा लहर है, इस पर भी सरकार ने
लॉकडाउन लगा दिया पूरी तरीके से बिहार सरकार ने। 21 तारीख तक स्कूल कॉलेजेस सभी को बंद रखने का उन्होंने निर्णय लिया है। इस विषय पर आपका क्या कहना है सर? अब तो एक चीज़ पर बहुत हंसी आ रही है, शायद बिहार का पब्लिक आप लोग भी हंसेंगे। आपदा में अवसर खोजो भैया, ये काम है सरकार की। ये आपदा में अवसर खोज रहे हैं, बाप रे बाप। गरीब गुरबा एक बार फिर लुटाएगा, जोर से लूटना है अब की छोड़ना नहीं है, उसका हड्डी हड्डी लूट लेना है। आपदा में अवसर खोज रहे हैं ये लोग, और उसके बाद अब ताली और थाली बजेगा। ताली और थाली बजेगा 10 मार्च के बाद, जब यूपी इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, इनकी भाजपा की जब सरकार जाएगी, तो हम लोग जोरदार ताली और थाली बजाएंगे, समझे। ये लोग आपदा में अवसर खोज रहे हैं, ज़रूर किसी तरह के फिर घोटाला की ज़रूरत पड़ गई होगी, समझे ना। ये सरकार के काम है दवा दारू व्यवस्था करना, लेकिन ये सरकार जो है सो आपदा में अवसर खोजती है, और आपदा में अवसर खोज करके आज सारे गरीब, जैसे ही ये इसका नाम सुनते हैं, कोरोना, लॉकडाउन, ये सब जब शब्द सुनते हैं तो गरीब की रूह कांप जाती है। सबसे ज़्यादा इससे गरीबों पर असर पड़ता है सर। आर्थिक स्थिति जो गरीबों की होती है, वो नाइट कर्फ्यू को लेकर अभी दुकानों को 8 बजे तक बंद करने का निर्णय दिया गया है, जिसके कारण सर और जितने भी गरीब मजदूर हैं सर, उन पर भी इनका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है सर। तो इस पर भी हमारी बिहार की जो आर्थिक स्थिति है वो और सर कमती जा रही है। बिहार के आर्थिक स्थिति से तो हमको नहीं पता है क्या होगा क्या नहीं जाएगा। ये लोग तो भरपूर लूट के चेष्टा करेंगे ही, लेकिन जैसे ही कोरोना, लॉकडाउन और कर्फ्यू ये शब्द सुन करके गरीब के बाल बच्चा, छोटा छोटा बच्चा, औरत, महिला, बुजुर्ग, सभी लोग कांप रहे हैं कि बाप रे बाप, अब के तो फिर में जो भी थोड़ा सा 2-4 हज़ार रुपया कमाने का अवसर मिला था वो भी गायब हो गया। 300 रुपया जो दिहाड़ी मिलता था वो भी अब बंद हो गया। ठोंगा खोमचा पर जो हम सामान बेचते थे, रेड़ी लगाते थे, ये सब तो पुलिस वाले ज़बरदस्तियाँ बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे? अब तो गरीब है, भूखे मरेगा। भूख के मरने के कारण ये लोग का रूह कांप रहा है। सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है, न दवा दारू की व्यवस्था करेगी, न ऑक्सीजन की व्यवस्था करेगी, न एम्बुलेंस की व्यवस्था करेगी। गरीब पर चोट प्रहार करेगी, आपदा में अवसर खोजेगी, और ये हर तरफ से लूट शुरू हो जाएगा। फिर इस लूट से गरीब गुरबा आवाम जो है सो काँप रहा है, समझे। अब जो है ये लोग काँप रहा है कि भाई अब बिहार में फिर लॉकडाउन लगेगा तो अब हम लोग बचेंगे नहीं, आधा तो बिना मारे मर जाएंगे। सरकार को चाहिए व्यवस्था करना, काम होते रहे, व्यवस्था करो, रोकथाम करो, रोग को रोको, रोग का उपचार करवाओ, न कि गरीब दिहाड़ी करने वाला, ठोंचा बेचने वाला, ये सब छोटे छोटे पर कुठाराघात करो। ठीक है, उसे बंद करो, लेकिन उसके लिए व्यवस्था करो, उसको खर्ची जुटाओ, उसके रोजी रोटी जुटाओ, उसके लिए उपाय करो। यही व्यवस्था होनी चाहिए, समझे ना। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। तो देखा आपने कैसे इन्होंने बताया कि बिहार में बढ़ती ओमिक्रॉन को लेते हुए इसके साथ साथ हमारे आर्थिक स्थिति पर जो प्रभाव पड़ रही है, इन पर इन्होंने बताया। साथ साथ इन्होंने सरकार को जो इनको सुझाव देना चाहिए, ये सुझाव भी उन्होंने बताया कि अपना सुझाव किस प्रकार से ये हमारे सरकार को बताना चाह रहे हैं कि रोगों का उपचार ये करते रहें। लॉकडाउन, कोरोना और ताली थाली, इन सभी मतलब लॉकडाउन कोरोना को लेकर तो जितने भी गरीब बच्चे हैं उन सब में इन सब शब्द को सुनते के साथ ही गरीब जो हमारे रिक्शा चालक हैं, जो हमारे रेड़ी लगाते हैं, जो व्यक्ति रेड़ी लगाकर रोडों पर अपना जीवन यापन करते हैं, उन पर भी इनका बहुत ज़्यादा उसका एक बहुत बड़ा भविष्य के लिए अहम भूमिका निभाती है। और इस अहम भूमिका को ये देखना होगा कि अगर वो शिक्षा व्यवस्था को सही तरीके से अगर ग्रहण कर पाए तो आने वाले भविष्य में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कोरोना वायरस का आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन मेरा सरकार से यह अपील है, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जितने भी सरकारी संस्थान हैं, साथ में प्राइवेट भी संस्थान हैं, उन हर एक स्कूल के संस्थापक को उनको ये कहना होगा या उनको यह निर्देश देना होगा, तो आप कोई ना कोई व्यवस्था कीजिए, क्योंकि ये हम लोग का एक भविष्य का बात है। यहाँ गार्जियन को भी, साथ साथ विद्यार्थी को भी और उनके साथ साथ सरकार को भी, तीनों व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। तो इनके खासकर विद्यार्थी के लिए अहम भूमिका निकाला जाए, जिससे उनका भविष्य निर्धारण होगा। दूसरी बात, यह जो लॉकडाउन का प्रक्रिया, फिर ओमिक्रॉन का ये जो प्रोसेस या जो तरीका ओमिक्रॉन पूरा फैल चुका है, उसमें हम लोग को भी थोड़ा सजग होना होगा। हम लोग बार बार हाथ धोएं, हम लोग दूसरे को भी बचाव पक्ष करें, लेकिन जो गरीब वर्ग है उन लोग को राशन का कोई ना कोई व्यवस्था किया जाए। कहीं ना कहीं
जितने भी कोटा चाहे ग्रामीण इलाका में हो या शहरी इलाका में हो, सरकार से भी मेरा ये अनुरोध है उन लोग को यह चीज़ मुहैया कराना होगा। तो कहीं ना कहीं गरीब वर्ग को ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर यह दिक्कत होती रहेगी तो एक हम लोग चाइना का न्यूज़ पढ़ रहे थे कहीं ना कहीं, तो वहाँ बहुत सारे व्यक्ति घर में रहते हुए ही मर गए, घर में ही रहते रहते मर गए, क्योंकि सही से वो लोग खाना तक का उपार्जन नहीं कर पाएंगे तो कैसे उनका भविष्य चले, कैसे उनका जीवन चलेगा। तो रोटी कपड़ा मकान किसी व्यक्ति के लिए एक अहम जरूरी है। जो प्रथम अभी कोरोना काल में जरूरी है वो रोटी की जरूरी है। धन्यवाद। तो आपके अनुसार जो है ये कोरोना काल में सभी का रोजगार जो है छीन रहा है, मतलब कि ख़त्म हो रहा है, सभी प्राइवेट कंपनी जो है हटा रहा है, छटनी कर रहा है, इससे कहीं ना कहीं आम जीवन पे जो है प्रभाव पड़ने वाला है। तो आप इस पर क्या करें? कहने का मतलब अगर ये कोरोना इतना फैला है, अगर हम लोग भी सजग नहीं हुए, पहले तो हम लोग को थोड़ा समस्या झेल करके भी अपने को और अपने रिश्तेदार को और जहाँ तक जनमानस को, जनता को जान बचाना जरूरी है। रह गया जहाँ तक खाने पीने का मुहैया, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, वो जितने भी कोटा का संस्थान है जहाँ पे डीलर की व्यवस्था किया गया है, वहाँ से अनाज फ्री में जितने भी गरीब वर्ग है उनको वितरण कराए। ये सरकार की जवाबदेही है। तो मकर संक्रांति का पुण्य अवसर भी है, सभी को शुभकामनाएं। किंतु जिस विषय पे आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो विषय दुखद है, वो विषय चिंताजनक है, और वो विषय हिंदुस्तान की राजनीति और खास करके हिंदुस्तान के राजनीति के एक बहुत पुराने प्लेयर कांग्रेस पार्टी की चयनात्मक राजनीति, सिलेक्टिव राजनीति को दर्शाता है, और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल गांधी परिवार पर छोड़ता है। अब राहुल गांधी के ऊपर तो इतने सवाल हो चुके हैं कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की मैदान से, चुनावी मैदान से नदारद हैं, और कहीं ना कहीं चूंकि राहुल गांधी फेल हो चुके हैं, प्रियंका वाड्रा जी को उतारा गया है, तो कुछ सवाल प्रियंका वाड्रा जी से होंगे। मीडिया चैनलों से धन्यवाद है कि विगत 4 दिनों से, मंगलवार से जिस प्रकार से उन्होंने अलवर में जो एक जघन्य रेप कांड हुआ है, गैंग रेप का विषय हुआ है, उस विषय को आप सभी ने अपने मुख्य समाचार में रखा है। पूरे देश को अलवर के इस जघन्य रेप कांड से आपने अवगत कराया है। दिल दहल जाता है यह सोचकर भी कि एक 15-16 साल की नाबालिग लड़की के साथ, वह भी एक दिव्यांग लड़की के साथ, जो मूक हो, जो बधिर है, जो समाज की ताना सुन नहीं सकती और जो बोल नहीं सकती, अपनी व्यथा को व्यक्त नहीं कर सकती, अपने दर्द को, उस लड़की के साथ, उस छोटी सी नन्ही परी के साथ जिस प्रकार का बर्ताव राजस्थान के अलवर में हुआ है। मंगलवार की रात को एक गाड़ी से कुछ लोग आते हैं एंड दे लीव अ ब्लीडिंग दिव्यांग ऑन द स्ट्रीट। सड़क पर खून से लथपथ एक लड़की को छोड़ के जाते हैं, और जब गौर से देखा जाता है तो मालूम पड़ता है कि ये जो लड़की है, जो पीड़िता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में बहुत गहरी चोट, बहुत गहरी चोट है, जख्म है, और वो खून से लथपथ थी। आनन पानन में उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है, और आज राजस्थान की वो निर्भया, राजस्थान की वो नन्ही सी बेटी आईसीयू में अपने जीवन से लड़ रही है। वहां वो लड़ रही है। जान के आश्चर्य होता है, जान के दुख होता है, किन हाथों के लोग में कांग्रेस की राजनीति है। आप जानते हैं, जब अलवर में इस प्रकार की विभत्स घटना घट रही थी, तब प्रियंका वाड्रा, जो अपने आप को चैंपियन ऑफ महिला कहती है, प्रियंका वाड्रा वहीं मौजूद थी। प्रियंका जी का जन्मदिन था, वो अपने पति श्री वाड्रा जी के साथ रणथंबोर की जंगलों में मौजूद थी। वो वहां अपने जन्मदिन मनाने के लिए प्रस्तुत थी, रणथंबोर में थी। भारतीय जनता पार्टी की एक टीम, जिसमें हमारे कुछ सांसद, वरिष्ठ कार्यकर्ता, जब उन्होंने अलवर के इस घटना के विषय में सुना, देखा, जाना, तो तुरंत वो प्रियंका जी से बात करने के लिए रवाना हुए। अलका गुजर जी भी उसमें थी, मगर दुखद है, प्रियंका जी से मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि
वो अपना जन्मदिन मना रही थी और हमारे इस टीम को वापस कर दिया गया। ये टीम सिर्फ इतना बात करने गई थी कि प्रियंका जी आप अपने मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगिए। प्रियंका जी, ये राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, महिलाओं के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार आखिर दिनों दिन क्यों बढ़ता जा रहा है? ये जो बेटी है, जो निर्भया है राजस्थान की, उसको किस प्रकार से हम अस्पताल में अच्छे से अच्छा चिकित्सा दिलवा सके, सुविधा मुहैया करा सके, केवल इसलिए ये टीम गई थी। किंतु प्रियंका वाड्रा व्यस्त थी, शी वॉज बिजी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे। और प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी ने साफ इनकार कर दिया कि बिकॉज शी इज बिजी विथ हर बर्थडे, वो अपने जन्मदिन में व्यस्त है, वो किसी से मिल नहीं सकती है। आज सवाल उठता है, प्रियंका जी, क्या आप राजस्थान की बेटी निर्भया से मिलने गई? आप तो पूरे देश में जहां भी अन्याय और अत्याचार होता है, आप और राहुल गांधी तो हर जगह मिलने जाते हैं लोगों से। आप गले लगाकर तस्वीर भी वायरल करते हैं, करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। पीड़िता के साथ खड़ा होना, उसके लिए न्याय का गुहार करना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसीलिए तो लोग राजनीति में होते हैं। किंतु चयनात्मक राजनीति करना, दूसरे राज्यों में जहां आपकी सरकार नहीं है वहां जाकर के आप पीड़िता के फोटो को गलत तरीके से वायरल करना, राहुल गांधी जी ने दिल्ली में किया था, बाद में कोर्ट ने भी फटकार लगाया। किंतु अपने राज्य में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है और आप अपना जन्मदिन मना रहे हो और तनिक दूरी पर एक महिला के साथ जघन्य विभत्स रेप होता है, एक छोटी बालिका के साथ रेप होता है, वो आईसीयू में भर्ती है, आप एक दिन भी आईसीयू में जाकर उसे देखने की चेष्टा तक नहीं करते। प्रियंका जी, आप आईसीयू गई क्या? क्या आपने प्रयास भी किया कि आप रणथंबोर में ही थी, 200 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस है, आप गई क्या? पीड़िता के घर गई क्या? पीड़िता के विषय में आपने मुख्यमंत्री से पूछा क्या? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से रिपोर्ट तलब किया क्या? प्रियंका जी, ऐसा क्यों है कि उत्तर प्रदेश में जाकर आप कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, किंतु राजस्थान में लड़की हूं तो लड़ना मना है। उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, राजस्थान में लड़की हूं तो लड़ना मना है। चुप रहना ही पड़ेगा क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार है। प्रियंका जी, आज आपको सुनना पड़ेगा। अगर आपने अपना बर्थडे मना लिया हो और आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही हैं, तो बड़े ही आदर पूर्वक मगर बहुत सख्ती के साथ आज हम कहना चाहते हैं, प्रियंका जी, आपने ये कॉल दिया, आपने ये आह्वान किया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, किंतु आज हम कहना चाहते हैं, वास्तविक रूप में आप कांग्रेसी हैं और केवल राजनीति कर सकती हैं, केवल राजनीति। और इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर राजनीति करना, उस पर आधारित करके अपने आप को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ये जो प्रियंका वाड्रा और गांधी परिवार कर रहा है, ये अक्षम्य है। दिस इज अनफॉरगिवेबल। महिलाओं के लिए, महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करना ये हर किसी का धर्म है, किंतु महिलाओं के अत्याचार को सामने रखते हुए, महिलाओं के अत्याचार का इस्तेमाल करते हुए, उसको राजनीति का धुरी बना करके अपने महत्वाकांक्षा को साधने की कोशिश करना, जो कि गांधी परिवार कर रही है, राहुल और प्रियंका कर रहे हैं, ये अक्षम्य है। दिस इज अनफॉरगिवेबल और हिंदुस्तान इसे माफ नहीं करेगा। उन्नाव में तो आप राजनीति कर रहे हैं, मगर ये जो पूरा विषय अब बनता जा रहा है, उन्नाव वर्सेस यहां ना आओ, उन्नाव में आप राजनीति करेंगे, हमने कभी कुछ नहीं कहा, ठीक बात है। जिन विषयों को सामाजिक रूप से उठाना चाहिए उठाइए, लोकतांत्रिक देश, मगर उन्नाव आप जा सकती हैं, मगर राजस्थान में यहां ना आओ। उन्नाव वर्सेस यहां ना आओ, ये हिंदुस्तान देख रही है और हिंदुस्तान इसका जवाब देगी। और राहुल जी, जैसा कि मैंने कहा, आपसे तो सवाल पूछना उचित भी नहीं है, क्योंकि आप तो स्वयं मानते हैं कि आप फेल हो चुके हैं और आप उत्तर प्रदेश के मैदानी जंग को छोड़ करके, खैर अभी मेरे ख्याल से विदेश से वापस आए हैं 2-3 दिन पहले, मगर फिर भी राहुल जी, आपने दिल्ली में तो फोटो ट्वीट किया, नाम तक बता दिया, परिवार वालों के फोटो को ट्वीट करके वायरल किया, कोर्ट ने इस पर लताड़ भी लगाया। आप अलवर जाएंगे क्या राहुल जी? प्रियंका जी से बात करके बताइए राहुल जी, आप अलवर जाएंगे क्या?
महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार की राजनीति प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसका एक और खुलासा कल मीडिया चैनलों के माध्यम से हुआ है। रीता यादव नामक एक महिला जो लंबुआ विधानसभा से शायद कांग्रेस की टिकट मांग रही थी, सुल्तानपुर से, कल हम सब ने चैनल में देखा और बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी हो सकता है। खुद पे गोली चलाना। याद करिए, जब प्रधानमंत्री की रैली में इसी महिला ने काला झंडा दिखाया था, तब प्रियंका वाड्रा इस महिला के घर गई थी। उनके घर जाके प्रियंका वाड्रा ने उसके साहस की भूरी भूरी तारीफ की थी। बाद में जब इनके ऊपर गोली चली तो प्रियंका और राहुल दोनों ने ट्वीट किया था कि यह तो बीजेपी का कारनामा है। और आज जब हकीकत सामने आया है कि गोली खुद पे चलाया गया था, कांग्रेसियों ने ही कांग्रेस की कार्यकर्ता के ऊपर गोली चला करके एक सिंपैथी वेव क्रिएट करने की कोशिश की थी, तो आज भारतीय जनता पार्टी प्रियंका वाड्रा से और राहुल गांधी से सवाल पूछती है, गोली आपने चलाई थी क्या? उस समय अगर आपको लग रहा था कि गोली हमने चलाई थी, आज जब सच्चाई सामने आ चुका है कि गोली खुद पे चलाया गया था, किसके कहने पर गोली चलवाई गई थी, क्या प्रियंका जी ये सुझाव आपका था या ये सुझाव राहुल गांधी का था? महिलाओं के ऊपर गोली चलवाना, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार का राजनीतिक इस्तेमाल करके अपने पार्टी को आगे बढ़ाना, मुझे लगता है इस प्रकार की राजनीति से हर पॉलिटिकल पार्टी को बचना चाहिए और इस प्रकार के चरित्र को कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, यह उचित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो अवश्य पूछें। देखिए, मैं तो आपने सही प्रश्न पूछा है राज्य सरकार के ऊपर। राज्य सरकार की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री है ममता भूपेश जी। ममता भूपेश जी के बयान को हमने कल सुना और बड़ा आश्चर्य लगा दो बातें सुनकर जो ममता भूपेश जी ने राज्य सरकार की तरफ से कहा। ममता भूपेश जी ने कहा, सरकार अकेले ये काम नहीं कर सकती है, इसमें समाज को भी सामने आना होगा। सरकार अकेले गिरफ्तारी, अकेले रेप को रोकना, इस प्रकार के अत्याचारों को रोकने का काम सरकार अकेले नहीं कर सकती है। ममता जी, आप तो खुद एक महिला हैं और इस प्रकार का स्टेटमेंट देना कि सरकार अकेले ये काम नहीं कर सकती है, समाज को ये काम करना होगा, मुझे लगता है सरकार कहीं ना कहीं अपने जिम्मेदारी से अपने मुंह को मोड़ रही है, नंबर एक। नंबर दो, मुझे तो आश्चर्य हुआ, ममता जी ने तुरंत उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया कि जो रेपिस्ट थे वो कोई तिलक लगा के आए थे क्या? वो कोई तिलक लगा के आए थे क्या जो हम पहचान जाते कि ये रेपिस्ट है? क्यों? आपने एक धर्म विशेष के साथ रेपिस्टों को जोड़ना, एक तो आप अरेस्ट कर नहीं पा रहे हैं, दूसरा आप कह रही हैं कि ये तो अकेले समाज का, ये तो अकेले सरकार का काम नहीं, समाज का भी काम है। ऊपर से ये कहना कि रेपिस्ट तिलक लगा के आए थे क्या जो हम पहचान जाएं कि रेपिस्ट कौन है। ये तिलक को रेप के साथ जोड़ना, ये कहां की राजनीति है? ये किस प्रकार का बयान है? ममता जी को भी और अशोक गहलोत जी को भी इस पे माफी मांगनी चाहिए। इस पर उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता बोलेंगे। हाँ जी, चलिए, एक बहुत बड़ा यू टर्न तो हुआ है। पहले तो कह रहे थे गलती हुई नहीं है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे विषय पर जांच कमेटी बैठाया और जब पूरे देश ने सच्चाई को देखा, तब अगर पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गलती हुई है, हमें माफ कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा यू टर्न तो हुआ ही है। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट भारत ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं राजेश और आज हमारे बीच उपस्थित है जदयू के नेता अभिषेक झा। बिहार में बढ़ती कोरोना को लेकर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इन पर अभिषेक झा जी का क्या कहना है, आइए हम उनसे बात करते हैं। देखिए, ये कोविड का चक्र चल रहा है और इस कोरोना काल में बहुत हिफाजत से लोगों को रहना है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है तो वो एक बिहार के मुखिया है, बहुत सारे जगहों पर प्रोग्राम अटेंड करना होता है, बहुत लोगों से मिलना होता है। उसी कड़ी में कहीं ना कहीं उनको इन्फेक्ट किया होगा तो फिर कोविड के लक्षण आए और फिर टेस्ट करा के वो आइसोलेट अपने आप को कर लिया। बोले कि जो भी मेरे साथ है वो लोग, और अभी इससे पहले भी उनको विपक्ष ने कहा था कि आप होम आइसोलेटेड हो जाइए, इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हम जन समाज के लिए। देखिए, होम आइसोलेशन का जरूरत कब पड़ता है? जब आप क्वारंटाइन हो जाते हैं। हाँ, तो क्वारंटाइन कब होता है? जब व्यक्ति पॉजिटिव हो, कोविड पॉजिटिव हो। कोविड का तो कोई उनको ऐसा नहीं था, जिस दिन रिपोर्ट आई उस दिन से तो वो होम आइसोलेट है। ऐसा तो नहीं है कि वो उस दिन के बाद घूम रहे हैं, वो अपने आप को हिफाजत के रूप में घर पे रखे हुए हैं और डॉक्टरी सलाह के तौर पे सारा चीज़ उनका चल रहा है। अभी स्वस्थ है, उम्मीद है कि 1-2 दिन में वो भी निगेटिव हो जाएंगे टेस्ट करवाने के बाद, फिर वो निरंतर जैसे काम कर रहे थे वैसे ही काम करके हमारे बीच आ जाएंगे। इसके साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर भी अभी राजनाथ सिंह हैं, वो भी कोरोना से पॉजिटिव है। देखिए, अभी कोरोना का महाचक्र चल रहा है। अभी कोविड का जो ये तीसरा लहर है, ये बहुत मतलब लार्ज अमाउंट में लोग जो है इससे ग्रसित हो रहे हैं। और ऐसा है कि जो ऐसे पद पे रहते हैं, जैसे होम मिनिस्टर हो, बहुत सारे लोग जो पावर में हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं चाहे राज्य सरकार में हैं, सारे लोगों की दायित्व तो ये बनती है कि बहुत सारे लोगों से मिलना होता है। उनसे मिल करके उनके यहाँ 100 लोग जाते हैं, 200 लोग जाते हैं, डेली उनका अपॉइंटमेंट बहुत लोगों से रहती है। अब कौन लोग कैसे आ रहा है, जांच तो उसकी हो रही होगी, लेकिन कोविड का जितना बड़ा मतलब फैल गया है कि उस कम्युनिटी में इतना बेजोर रूप से फैल गया है कि उसको रोकना अब मुश्किल हो रहा है। तो वो उस हिसाब से तो वो हो रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों का नाम आया है, बिहार से भी बहुत सारे मंत्रियों का नाम आया था, मगर इस बार ये है कि उतना प्रभावी रूप से नहीं है, बहुत कम, मतलब उसको क्या बोले कि स्मॉल उसका सिम्टम्स है, तो बहुत लोग बच रहे हैं उससे और बच भी जाएंगे, सारे लोग बच जाएंगे। ऐसा कुछ भयावह स्थिति नहीं है। हाँ, कोविड हो रहा है, लोग अपने आप को एहतियात के रूप में बरत रहे हैं, घर पर रह रहे हैं, आइसोलेट हो जा रहे हैं, लेकिन सब स्वस्थ हो जा रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है। बिहार सरकार का ये भी दावा है कि दूसरे राज्यों की तरह हमारे बिहार में भी हर शनिवार और रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा देना चाहिए। इससे हमारे जो बिहार की आर्थिक स्थिति है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा अभी कोई न्यूज़ नहीं आया है। शनिवार और रविवार जो आप बोल रहे हैं लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन, वो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। इसको आप लोग मीडिया से हैं और ऐसी खबरें न चलाएं जिससे कि जनता में एक भय का स्थिति पैदा हो। ऐसा कोई खबर नहीं। हाँ, आएगा, लेकिन जिस प्रकार से अभी कोविड बढ़ रहा है, कोविड जिस प्रकार से अभी अपने ऐसा बताया जा रहा है कि फरवरी तक अपने पीक पर रहेगी। प्रत्येक दिन प्रतिदिन अभी अगर बात की जाए पूरे इंडिया की तो उसमें 1,20,000 से भी ज़्यादा एवं मात्रा में ओमिक्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे बिहार में भी बहुत से ऐसे जिलों हैं जहाँ पे ओमिक्रॉन आ चुका है और पटना में भी 2-3 लोग ऐसे मिल चुके हैं जो इससे प्रभावित है। इस पर आप क्या कहना है? देखिए, ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, पीक आएगा तो और भी ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे। तो हमने 2 कोरोना काल का 2 लहर झेल चुका है। इस बार ऐसी स्थिति है कि 1,52,00,000 से ऊपर टीका लोग लगा चुके हैं। बिल्कुल। अब सोचिए, 1,52,00,000 जब टीका लग चुकी है तो आज के डेट में ये है कि जो टीका लगा लिए हैं वो तो 70% 80% तो वो निश्चिंत है कि चलो भाई, अगर कोविड टच भी करे तो हम सुरक्षित हैं। 152 करोड़ जिस देश में टीका लगा चुके हैं हम लोग, वहाँ ज़्यादा घबराने की स्थिति नहीं है। हाँ, कोविड आएगा। 152 करोड़ हमारे यहाँ की आबादी है 135 करोड़। डबल डोज कर दे तो मोटा मोटी जो होता है 260 करोड़ का लमसम जाता है। फिर भी 260 में 100 करोड़ ही टीका और लगाने हैं। 152-53 करोड़ तो हम लगा चुके हैं, तो 100 करोड़ लोग, यानी इसका मतलब हुआ कम से कम 35 से 40 करोड़ लोग अभी भी टीका पूर्ण रूप से दोनों डोज नहीं लिए। दोनों डोज नहीं लिया, 35 करोड़ या 30 करोड़ होंगे, तो उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा हिदायत बरतना है और ये आग्रह करना है उन लोगों से कि आप टीका जरूर ले लें। टीका ले लेने से क्या होता है कि आदमी सुरक्षित है। आज हम दोनों डबल डोज लिए हुए हैं, अब बूस्टर डोज आ चुका है। तो जैसे जैसे अब सरकार इम्प्लीमेंटेशन कर रही है मेडिसिन के नाम पे, तो बूस्टर डोज आएगी, बूस्टर डोज लेने के बाद और भी आदमी खुशहाल जीवन जिएगा। ऐसा कुछ नहीं है, डरने की स्थिति नहीं है। हाँ, पीक आएगा तो पीक आएगा तो उसको संभालना है। 2 लहर में तो आप देखिए, अब जब आदमी को कुछ परेशानी होती है तो उससे सीखता है लोग। जैसे फर्स्ट लहर आई, किसी को कुछ नहीं पता था, कोविड आया, बहुत सारे लोग परेशान हुए, बहुत सारे डेथ हुई।
सेकेंड लहर में कुछ लोगों को एहतियात बरतने के रूप में लोग उससे बढ़ते हैं, बहुत स्थिति ठीक रही। थर्ड वेव में क्या हुआ कि सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमियां देखी जा रही थी, विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमियां देखी जा रही थी। लोग फ़ोन कर रहे थे कि बहुत स्थिति गड़बड़ थी, उस बात को छिपाया नहीं जा सकता। तो जब ऑक्सीजन की कमियां देखी जा रही थी तो उसको लेकर के थर्ड वेव आने से पहले, अभी से पहले आप पता कीजिएगा तो हर हॉस्पिटल के पास अपना ऑक्सीजन प्लांट है। और इतना ही नहीं, मोहल्ले स्तर पे लोग अपना अपना अरेंजमेंट कर चुके हैं। अभी हम कुछ दिन पहले वहाँ गए थे, आपका फतवा से आगे एक जगह है, वहाँ पे हमको बुलाया गया था ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन के लिए। तो वहाँ देखें क्या था, एक छोटी सी बस्ती थी जिसका कुछ लोग मिल करके, सोसाइटी के कुछ लोग मिल करके ऑक्सीजन रखने का, स्टोरेज करने का एक पब्लिकली जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वैसी व्यवस्था कर करके, जैसे आप पहले सुनते थे कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम कर रहा है, सामाजिक काम जो होता था ना, सामाजिक काम के रूप में लोग ऑक्सीजन को रखना शुरू कर दिए। तो इतनी चीज़ें हिदायत मिलने के बाद, इतनी बढ़ने के बाद अब स्थिति ऐसी है कि थर्ड वेव हम लोग आराम से झेल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन लोगों से एक निवेदन रहेगा कि आप जितना ज़्यादा सुरक्षित रह सके घर में रहें, अगर बहुत ज़रूरत हो तो ही बाहर निकले। और लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है, इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है, इसको डटकर मुकाबला करें। अगर पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए, देखिए पूर्ण लॉकडाउन ये तो तब की बात आएगी जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। अभी स्थिति कंट्रोल में है, जब पूर्ण लॉकडाउन लगेगी तब देखा जाएगा, लेकिन ऐसी अभी आशंका नहीं जताई जा सकती है, क्योंकि जो स्थिति है उसमें पूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं हो सकती है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर भी आगे मुद्दा को बढ़ाया जा रहा है। माननीय नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करने का निश्चय किया है, इस पर आप क्या करें? देखिए जातीय जनगणना हमारे पार्टी का एक मतलब मोटो है कि जातीय जनगणना हो। जातीय जनगणना से एक चीज़ का देखिए, आप कोई भी काम करते हैं, विपक्ष इसके लिए राजी है जातीय जनगणना के लिए? देखिए बिहार की जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, राजद हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे कांग्रेस हो, सारे दल के नेता जो सर्वसर्वा हैं, जैसे आप मान लीजिए कांग्रेस से बात करें तब योगेश शर्मा है, प्रेमचंद मिश्रा जी हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, तो उन लोगों ने सहमति जताई कि नहीं जातीय जनगणना होनी चाहिए। सर्वदलीय बैठक जो दिल्ली में बुलाई गई थी, सारे पार्टियों के जो अध्यक्ष गए थे, चाहे जिस पार्टी से प्रतिनिधिमंडल गए थे, उसमें बीजेपी से जनक चमार भी गए थे। जनक चमार बीजेपी के एक मंत्री हैं। अब आप समझिए वो भी उस मीटिंग में थे ना, जब नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के साथ मीटिंग चल रही थी, उसमें वो भी गए थे। और नीतीश जी ने सर्वसहमति से सदन से ये पास करा है, विधानसभा से, विधान परिषद से सर्वसहमति से पास करा, जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो ये तो हमारा डिमांड है। दूसरी बात है राजद की, जहाँ तक विपक्ष की बात है, राजद खुल के कह रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, इसमें हम साथ हैं जल्दी, इसमें कहाँ कोई दम है। नीतीश जी के इस स्टैंड को लेने के लिए राजद, हाँ अब ये होड़ लगी है कि मैंने पहले। आपको बता दें कि सरकार नीतीश जी की है, सदन से कोई बिल अगर पास हो रही है तो सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? जो सत्ता पक्ष के होते हैं, बिहार सरकार की जो सत्ता पक्ष में। अब उसमें राजद कहीं से पीपी बजाना शुरू कर दे, ढोल पीटना शुरू कर दे कि मैंने जातीय जनगणना की अगुवाई की, ऐसा नहीं है। नीतीश जी की अगुवाई में सारे लोग चले। हाँ, ये आगे सर्वसम्मति सबकी है, हाँ सबकी सहमति है, उसमें सबकी सहमति से ये कार्य किया जा रहा है। लेकिन अब ये स्थिति देखना है कि आगे चल के केंद्र सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है। अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं करवाती है तो फिर अगला स्टेप क्या होगा वो तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन ऐसा हम लोग आश्वस्त हैं कि बिहार में जातीय जनगणना इस बार होकर रहेगा, ये हमारा डिमांड है। इसी के साथ साथ हमारी नीतीश सरकार ने 2015 में सत्ता में आने के बाद हमारे लोगों से वादा किया था कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। 2017 में कैबिनेट से यह बिल पास भी हो गया। क्या बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है? देखिए शराबबंदी यहाँ तक मामला है, बिहार में शराबबंदी है। आज भी हम लोग कहते हैं, जो आरोप लगाते हैं कि शराबबंदी के धज्जी उड़ रहा है, ये हो रहा है। अरे भाई आप खून करके पी के आइए रोड पे और कहिए कि शराबबंदी का अमल हम करते हैं, उसे ठिकाना आ जाएगा। जो राजद वाले, चाहे कांग्रेस वाले, चाहे जो भी लोग बोलते हैं कि शराबबंदी नहीं है, उनसे हम कहना चाहते हैं कि आप पूर्ण रूप से किस चीज़ को नहीं कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव ने एक वीडियो भी शेयर किया था, उसके पिताजी पिए हुए थे दारू, वो तो ओपनली आपको। अब सुनिए वीडियो शेयर, अब किसी भी चीज़ का 100% बिहार में आज 10 साल का लड़का से लेकर 14 साल का लड़का तक अगर आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं कि पूर्ण रूप से हम, ठीक है किसी चीज़ का पूर्ण रूप से निराकरण या फिर समाप्त नहीं कर सकते, फिर भी हमारे बिहार सरकार नीतीश कुमार ने कहा था कि हम शराबबंदी को पूर्णतः लागू करेंगे। इसके बावजूद भी कई लोग आज शराब पीकर रोड पर हंगामा करते हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है। ऐसा हम देखे भी है और आपने भी देखा होगा कि कार्रवाई उन पर हो रही है। क्या इसके बावजूद भी तो शराबबंदी अभी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है? लोगों के पास शराब आज भी कहीं ना कहीं से कितना
मात्रा में बरामद हो रही है। आखिर हमारे बिहार में अगर शराब नहीं है, शराबबंदी पूर्ण रूप से आप कह रहे हैं, तो आखिर बिहार में फिर शराब कहाँ से आ रही है, लोगों के पास कहाँ से मौजूद हो रही है? देखिए, हर चीज़ का 100% इम्प्लीमेंटेशन जो है नहीं हो पाता है। अब इस बात को मानते हैं, जब हम कोई कार्य करते हैं तो 100% कार्य ऐसे फैसले लेने से नहीं होता है, जन जागरूकता से भी उसमें सहयोग किया जाता है। अब जैसे हमारी सरकार की नीति रही है कि शराबबंदी हो जाए, शराबबंदी हो गई, बिहार में कोई शराब का सेल नहीं हो सकता है, होता भी नहीं है। अब ये है कि जब सेल नहीं हो रहा है तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ उपद्रवी तत्व ऐसे होते हैं, एक दो चार को मोहल्ला में आप देख लीजिएगा कि बहुत अच्छा काम होगा तो पीछे रह करके वो कहेगा इस काम को बिगाड़ दो। तो वैसे उपद्रवी लोग जो बिहार में शराब की तस्करी कर रहे हैं, वैसे लोग धराते हैं। अब डेली न्यूज़ में देखिएगा, कहीं 20 कार्टन धराया, कहीं 10 कार्टन धराया, तो पुलिस उस पर दबिश रखी हुई है, पुलिस के चंगुल में वो फंसते जा रहे हैं। अभी आप पता कीजिएगा एक डाटा के हिसाब से, तो बिहार में 99% रोड एक्सीडेंट शराब पी के गाड़ी चलाने से होता था, अभी बंद है। मर्डर, हत्या, छिनतई, पहले शराब पीने के लिए लोग पैसा छीनना शुरू कर देता था। रोड पे जो भी मतलब आप अपराध देखते थे उसमें 99% की कमी आ गई है। ये अपराध सिर्फ इस वजह से कमी हुई है कि वहाँ पे शराब की तस्करी करने वाले लोग धरा गए, शराब पीने वाले धरा गए, शराब बेचने वाले धरा गए। तो जब शराब की नीति इतनी कारगर हुई कि आप देखिए ना, किसी मोहल्ला में आप जाते हैं, गरीब बस्ती में जाइए, वहाँ के लोग जो मजदूरी करते थे 200 रुपये 300 रुपये डेली मजदूरी करके कमाते थे, तो उन लोगों का क्या था कि 300 रुपये कमाओ, 150 रुपये का पी जाओ, 150 रुपये घर लेके जाओ, उसमें भी 50-100 कहीं गिरा देते थे, कहीं नाली में पटके रहते थे। तो वैसे लोग जो अभी रह रहे हैं उनके घर पे जाकर पूछिए तो पता चलेगा कि वो 350 रुपये कमा रहे हैं, क्योंकि अब तो होश में भी रहते हैं, अब डबल एनर्जी के साथ वर्क करते हैं, डबल माने उनका ब्रेन जो है काम कर रहा है। अभी के तो पलट जाते थे, तो अभी वो सब चीज़ें बंद हो गई है। अब क्या है कि महिलाएं सशक्त हो गई है शराब के मामले में। आप किसी भी बस्ती में जाइए, पूछिए महिलाओं से कि क्या शराब बिकती है, महिलाएं आपको एकदम बोल्डली बोलेगी कि नहीं मेरे यहाँ तो नहीं है, अगर होगा तो हम पुलिस को खबर देंगे। सारी महिलाएं जासूस की काम कर रही है। अगर किसी में हिम्मत है तो घर पी के चला जाए, पता चल जाएगा उसकी औरतें ही जाकर के पुलिस में कंप्लेंट करती। ये नारी सशक्तिकरण का भी एक मुहिम चल रहा है, तो इसको लेकर के शराबबंदी हम मानते हैं कि सफल है। अब कुछ एका दुका उपद्रवी लोग हैं जो मोहल्ला में ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो गड़बड़ कर देते हैं, तो उस गड़बड़ करने वालों को भी पुलिस का दबिश है। इसमें निश्चिंत रहने की बात है, नीति बहुत अच्छी है और इससे फायदा भी मिल रहा है। 2020 के चुनाव में विधानसभा में डबल इंजन की सरकार बनी एनडीए की, जिसमें उन्होंने हमारे युवाओं से वादा किया कि वो लोगों को रोजगार देंगे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास 19 लाख लोगों को रोजगार देने की उन्होंने वादाएं की। देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात है, 19 लाख रोजगार की बात की गई थी, 19 लाख रोजगार की बात की गई थी। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट हो, ऐसी योजनाएं तमाम चल रही है। हर सेंटर से 300-400 बच्चे जो है पर ईयर हमारे रोजगार सीख करके जा रहे हैं, कहीं न कहीं रोजगार कर रहे हैं। क्या सिलाई मशीन का बैठा लेना रोजगार नहीं है, जीविकोपार्जन को ही रोजगार कहते हैं। अब रोजगार का मतलब ये नहीं होता है कि डीएम बना देना, एसपी बना देना, अरे वो सब चीज़ें तो संवैधानिक पद जो है वो सब तो चलते रहते, वो उसका कैटेगरी है। इसके बावजूद भी युवा जो वर्ग के जो लोग हैं वो बेरोजगारी का नारा देते हैं हमारे बिहार में। अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि रोजगार के नाम पे अब आप सोचिएगा कि सरकारी दफ्तर में ही बैठ करके रोजगार करें, इसको कहाँ तक आप जायज मानते हैं? रोजगार की बात है, रोजगार आप जाइए ना गुजरात में, आप जाइए यूपी देखे ना, पड़ोस के राज्य हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र माने जाते हैं, वहाँ पे रोजगार है। रोजगार क्या करते हैं लोग? अगर हमारे बिहार में भी औद्योगिक कंपनियों की स्थापित पूर्ण रूप से अगर की जाए तो उससे भी कई लोगों को रोजगार मिलने की संभावना हो सकती है। देखिए, औद्योगिक कंपनी की जहाँ तक बात है, अभी बिहार के उद्योग मंत्री है शाहनवाज हुसैन, आप उनके बारे में जानते हैं, देश के चर्चित चेहरों में सुना है। वो उद्योग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में इसका दिखेगा आपको। 24 आवर वो वर्क करते हैं, मतलब कि रात दिन कभी भी अगर उनके यहाँ काम चलेंगे तो वो अब्सेंट नहीं मिलेंगे, हमेशा वो वर्क में मिलेंगे। शाहनवाज हुसैन एक अच्छे काबिल पर्सन है, उनके पास इन्वेस्टरों की बहुत बड़ी बड़ी फहरिस्त है और बहुत जगहों पे उनका पहचान है। शाहनवाज हुसैन एक ब्रांड है हमारे बिहार का, जैसे हम किसी चीज़ का ब्रांड वैल्यू लगाते हैं, शाहनवाज हुसैन की एक ब्रांड है। वो शाहनवाज हुसैन अभी बिहार के उद्योग मंत्री है, तो हमारे लिए गर्व की बात है।
अब आगे चल के ऐसा होगा कि देखा जाएगा कि क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है, लेकिन उम्मीद है कि बिहार में औद्योगिक क्रांति आने की अब बारी ये आएगी। रोजगार को लेकर युवाओं में जो नारा कहीं कहीं अगर आप देखते होंगे तो कैंडल मार्च लेकर प्रत्येक युवाओं में एक अलग प्रकार की वो नारा देते रहते हैं कि हमारे पास बेरोजगार है। पढ़े लिखे युवा आजकल बेरोजगारी का नारा दे रहे हैं। देखिए, पढ़े लिखे युवा हो चाहे कोई भी युवा हो, बेरोजगारी का आलम यह है कि लोग अब रोजगार मिल रहा है, अब उसको सही ढंग से में देखिए ना। विपक्ष वाले भरमा रहे हैं कि तुम्हारे पास रोजगार नहीं है। ये कभी समझाने की कोशिश किया है कि रोजगार का ये भी टाइप होता है, ऐसे भी काम करो तो रोजगार कहलाएगा जीविकोपार्जन के लिए। आरजेडी जैसी पार्टी जो विपक्ष भरमा रही है वो क्या कर रही है, हमेशा यही बताती है कि भाई रोजगार तुमको नहीं दे रहा है, लेकिन कभी ये समझाने की कोशिश किया क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है। लेकिन आपके पास डाटाबेस भी तो नहीं ना है बेरोजगारी का। देखिए, डाटाबेस की जहाँ तक बात है, 9वीं फेल लड़का तेजस्वी यादव, बस कितना नॉलेज है सब जानते हैं जी। अब आप उनसे उम्मीद ये रखिएगा कि रोजगारी के मामले में जो खुद एक आज अगर पिता लालू प्रसाद नहीं होते तो बिहार में किस हैसियत से घूमते सबको पता है। लेकिन युवा उम्मीद नहीं ना रख रही, युवा तो अपना हक मांग रही है ना आपसे। देखिए, युवा हक मांग रहे हैं, युवाओं को हक हम दिलवा रहे हैं। अब यहाँ तक ये बात है 19 लाख रोजगार की। आपको पता है ना, प्रधानमंत्री योजना जो आती है स्किल डेवलपमेंट का हो जो भी हो, सारी योजनाओं में डेली कम से कम एक सेंटर से 15-20 बच्चों का एडमिशन। महीना का कितना हुआ? 600। साल का कितना हुआ? 750 का लमसम 700 बच्चे एक सेंटर से निकल रहा है। पता करके देखिएगा तो एक ब्लॉक में 20-20 सेंटर चल रहे हैं। तो क्या ये बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं? तो सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्किल जॉब के लिए। आपके अंदर क्षमता नहीं है, आप जनरल ग्रेजुएट हैं, आप क्या कर सकते हैं? कहीं क्लर्कियल जॉब कीजिएगा, अकाउंट से है तो क्लर्कियल, इधर से है तो पढ़ा लिखा लीजिएगा, ट्यूशन कर लीजिएगा। लेकिन जो स्किल्ड हो जाता है बच्चा, जिसके अंदर क्षमता आ जाती है किसी भी चीज़ को, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, अदर फील्ड के कोई भी स्किल्ड बंदा जो होता है तो जॉब कहीं कहीं ढूंढ ही लेता है। रोजगार नहीं होगा तो अपना करेगा। आप मोबाइल का जो रिपेयरिंग होता है वो सिखाया जा रहा है स्किल डेवलपमेंट। अब मोबाइल रिपेयरिंग सीख लीजिएगा तब भूखे मर जाइएगा। कहीं ना कहीं रोजगार दुकान अपना खोल के बैठिएगा ना, नई दुकान खोलिएगा तो कम से कम बनाने आएगा तो कहीं जॉब तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसी रूप से रोजगार मिल रही है बिहार में, बहुत सारे रोजगार मिल रहा है। दूसरी बात जहाँ तक गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट भी आप देखिए ना कि हमारी सरकार को कोई रोजगार कम नहीं उठा सकता है। शिक्षा मित्र का मामला हो, उसके बाद शिक्षक को सैलरी बढ़ा के देना हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिर्फ हमारी सरकार करती गई। लालू जी के लिए तो है नहीं कि चरवाहा विद्यालय खोल देंगे, ना मास्टर रहेगा ना विद्यार्थी रहेगा, कोई दिखते नहीं है, ना हल्ला कोई करेगा। जब पढ़वे नहीं करेगा तो हल्ला कौन करेगा? अभी की स्थिति ये है कि हम एजुकेशन भी दे रहे हैं, तभी तो आपको इतना युवा पता चल रहा है कितने एजुकेटेड युवा हैं। शिक्षा दे रहे हैं तब एजुकेटेड हो रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ रोजगार का स्किल भी दे रहे हैं। तो इस हिसाब से राज्य में एक अच्छा माहौल इन्वायरमेंट बन चुकी है। और ये आने वाला जो सरकार का टर्म है 25 में पूरा हो जाएगा। 25 में तक देखिएगा कि बिहार एक अग्रिम श्रेणी की भूमिका में होगा, ये हमें उम्मीद है। ये भी हमारे सरकार का दावा है कि 25 तक हमारा बिहार अग्रिम श्रेणी की दिशा में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरकार का दावा यही होता है। 5 साल का सरकार बनती है तो 5 साल में क्या होता है, हम लोग यही ना उम्मीद करते हैं कि 5 साल में ऐसा स्थिति करते हैं। अब रोड के मामले में देख लीजिए ना, हमने वादा किया था। बिजली के मामले में देखिए, हमने वादा किया था कि अगर बिजली नहीं देंगे इतनी देर तक तो हम चुनाव में नहीं जाएंगे। आज आप किसी गांव का स्थिति बता दीजिए जहाँ बिजली नहीं है, और दर देखिएगा तो जनरली जो उसका होता है वो चीज़। और बिजली पहले ये होता था, पहले खबर ये बनती थी कि बिजली आई तो खबर बनती थी बिजली आई। अभी क्या है, बिजली जाती है तो खबरें बनती है। तो ये फर्क तो है ना, ये राजद के और जेडीयू की सरकार में यही अंतर है। चौराहे पर उपस्थित हैं हम आज बोरिंग रोड पटना में। यहाँ पे आज हम कुछ दुकानदारों से बात करेंगे कि उनकी रोज़गार की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारे सुधा बूथ वालों से हम लोग मिलेंगे जिनका पैसा दूध को बेचना है। 8 बजे तक उनको दुकान बंद करने का सख्त आदेश है। सरकार के गाइडलाइन को क्या वे पालन कर रहे हैं, इस बातों को भी हम आपको दिखाते हुए हमने कई दुकानदारों से बात भी की इस पर कि क्या वे इस गाइडलाइन को पालन कर रहे हैं कि नहीं। आइए हम कुछ और लोगों से, फल वालों से भी बात करते हैं, दूध वालों से भी बात करते हैं, क्या उनके रोज़गार पर क्या इनकी स्थिति है और क्या उनके रोज़गार की आर्थिक स्थिति पर फ़र्क पड़ रही है कि नहीं। इस विषय पर आज हम बात करते हैं। आइए मिश्रा जी। वीडियो बढ़िया समझिए। तो हम कुछ फल वालों के पास उपस्थित हैं, उनसे पूछेंगे कि उनकी रोजगार की स्थिति पर क्या फर्क पड़ रहा है। सर 8 बजे तक की दुकान बंद करने का आदेश है। 8 बजे तक है। इस पर आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?
कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई फर्क नहीं कोई पड़ रहा फर्क है। नहीं पहले पड़ भी इतना ही सही था। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए हाँ बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल सही हाँ सही होता है। इन्होंने कहा कि बिल्कुल ये इस चीज़ को सही समझ रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए। और भी हम कुछ लोगों से बात करते हैं, आइए हम उनसे मिलते हैं। सब्जियों वाले से भी बात करेंगे हम कि उन पर उनकी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। लोग बहुत से जैसे लोग हैं जो कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए भी सब्जियों को बेचने का आदेश दे रहे हैं। हम उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं। 8 बजे तक की दुकान बंद करने का उद्देश्य है। 8 बजे तक की दुकानों को बंद करने का उद्देश्य है। इससे आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव तो पड़ रहा है, मार्केट सन्नाटा है। सन्नाटा है मार्केट। हाँ, आपके रोजगार पर क्या इससे मेरे रोजगार में सबके, मेरा क्या सबके रोजगार पे अभी इफेक्ट पड़ रहा है। बहुत लोगों ने तो कहा है कि 8 बजे तक बहुत सही है, क्योंकि कोरोना की बढ़ती कुछ चीज़ों को देखते हुए। लॉकडाउन सही है? सर का कहना है कि लॉकडाउन सही है। क्या इससे जो स्थिति अभी है कोरोना का जो कथी चल रहा है, इससे 8 बजे या 7 बजे से होगा नहीं, लॉकडाउन होगा तभी होगा। पूर्णतः लॉकडाउन आप चाहते हैं? हाँ, तो इससे जो आवश्यक सेवा का है वो खुला रहे। आर्थिक स्थिति पे इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा? प्रभाव देखिए, पढ़ने के तो अभी 8 बजे करने से 7 बजे करने से प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि उनका राहत है 8 बजे तक। राहत है तो उसमें साप्ताहिक कर दीजिए, साप्ताहिक कर दीजिए। जी, इन्होंने कहा कि पूर्णतः लॉकडाउन इनकी मांग है कि सरकारों से दुकान खुले 2 दिन और चीज़ का दुकान खुले, वो सप्ताह में ये बना दीजिए। नाइट कर्फ्यू सही है कि नहीं अभी? नाइट कर्फ्यू अभी सही है कि नहीं? नाइट कर्फ्यू से क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो बाहर के लोग के जो है वही न रुक जाएंगे, और बाकी जो मान के चलिए हमको प्लेन पकड़ना है या ट्रेन पकड़ना है, उसके लिए तो हमको टिकट चाहिए, तो प्रशासन रोकेगा नहीं, वो तो जाने के अलाव है। तो फिर हम यात्रा करिए रहे, एक राज्य से दूसरे राज्य जाइए रहे, तो हम तो यहाँ के कोरोना वहाँ ले जा रहे हैं, वहाँ कोरोना यहाँ लेके आ रहा है। तो नाइट कर्फ्यू क्या, उससे अच्छा तो लॉकडाउन है, जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट हम नहीं जाएंगे। तो इससे जो सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, उनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। नहीं, नाइट कर्फ्यू से मैं क्या, अब मान के चलिए कि कोई फल आ रहा है, पूर्णतः लॉकडाउन से, नाइट कर्फ्यू से पूर्णतः लॉकडाउन सही है। बिहार राज्य को देखते हुए इनसे बात करते हैं। आपकी क्या राय है बिहार में लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू को लेते हुए? नहीं, लॉकडाउन है कम, माने सेलेक्टिव लगना चाहिए। जो अर्जेंट काम है या फिर जो जरूरी दवा दुकान है जी, वो सब खुलना चाहिए, लेकिन भीड़ को भी कम करना चाहिए। को कम करना चाहिए। नाइट कर्फ्यू से तो कोई फायदा नहीं है, गाड़ी मोटर तो बंद ही रहता है, पब्लिक तो निकलती कुछ लोग तो आए हुए हैं जिनको देखिए इन्होंने मास्क भी नहीं लगाया है। नहीं, लगाना चाहिए बिल्कुल। जब तो खुद भी अपने भी जाएंगे, दूसरे को भी लेके। को भी साथ ले जाएंगे। मास्क तो जरूरी है, हाथ धोना, मास्क, ये सबसे जरूरी बात है और सबको फॉलो करना चाहिए। एटलीस्ट ये सब कुछ जो एकदम मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम आपका सेफ्टी देता है वो है मास्क और हाथ धोना। इसलिए ये जो है एकदम मस्ट है, सबको खुद करना चाहिए। आप भी बचिए, दूसरे को भी बचाइए, ये प्रिंसिपल पर जीना चाहिए और यही करेगा तो आदमी बचेगा। नहीं तो छोटा ही लोग को दिक्कत है, बड़ा लोग को क्या है, उनके लिए तो बहुत कुछ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि पूर्णतः लॉकडाउन हो जाए, इससे आर्थिक स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूर्णतः तो संभव नहीं है, उसमें बहुत सारे डेली वेजेस हैं, वो उनको लिए दिक्कत है, दुकानदार भाई है उनके लिए दिक्कत है। सेलेक्टिव लगे और प्रिकॉशन से आदमी रहे, वो बेस्ट है। जो दोनों तरफ से सोसाइटी के लिए भी जो अच्छा हो और आम आदमी के लिए अच्छा हो, वही काम होना चाहिए। प्रिकॉशंस के साथ जिए तो ठीक है, और जो जिनको कोई दिक्कत हो रहा है वो भी तुरंत में अपने आप को क्वारंटाइन करें, ताकि उनका फैमिली का आगे ये बढ़ोतरी मैंने ज़्यादा ये मैंने बढ़े नहीं तेज़ी से, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, उनको भी हो गया, तो वो थोड़े कोरोना थोड़े जाना कि कौन डिफेंस मिनिस्टर, कौन होम मिनिस्टर, कौन आम आदमी है, वो तो नहीं जानता। वो तो जो उसके इफेक्ट में आएगा हो जाएगा। बड़े लोग को सुविधा है कि अगर वो मैंने उनको होता है तो वो ट्विटर पे डाल देते हैं कि भाई हम हो गए हैं पॉजिटिव, मेरे साथ जो संपर्क में आए हो गए। छोटा लोग के साथ तो सुविधा नहीं है ही, वो अगर पॉजिटिव हो गया तो बेचारा क्या करेगा, उसके तो और जितने लोग आए हैं उनको खबर भी नहीं है। तो इसलिए उससे बचना चाहिए, बचिए अपना। जो बात जैसे ज़रूरी जिनको काम हो तो निकलेंगे ही, और जिनको नहीं ज़रूरी है पहले ही सोचना चाहिए कि मेरे नहीं निकलने से मेरा कोई काम हट जा हो रहा है क्या। अगर ऐसा नहीं है तो घर में रहिए। लोगों को खुद भी समझदारी होनी चाहिए कि वह अपनी तो ज़रूरी है। सरकार क्या करेगी, सरकार तो आपके लिए नियम बनाएगी, उसको फॉलो करना और उस पर चलना ये तो आम आदमी का दायित्व है। अपना चलिए, अपने भी चलिए, दूसरे को भी बचाइए। रोड पे गाड़ी चलता है तो आप अपने भी ठीक से चलाते हैं, दूसरे से बचते भी हैं। उसी ढंग से ये भी है, महामारी है तो बचना चाहिए।
और तबीयत खराब होता है तो जो सरकार बोल रही है कि सब दवाई लीजिए, वो दवाई तुरंत भी लीजिए, यही ना बचाएगा। और क्या, हॉस्पिटल जाने से तो अच्छा है कि आप घर में आपका इलाज हो जाए, इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो जाएगा। लोग दुकानों को 8 बजे तक ही खोलने का आदेश है, इससे रोजगार पर कोई असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। बहुत असर पड़ रहा है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या कोविड गाइडलाइन का पालन? कोविड लाइन का तो पालन हो रहा है अभी, पर दुकानदार का भी मारा पूरा चल रहा है कि बिक्री पता बहुत बंद हो गया, बहुत ज़्यादा बन, बहुत आर्थिक स्थिति भी इससे बहुत ज़्यादा असर, बहुत स्थिति खराब हो रही है। स्टाफ लोग अब कहाँ जाएगा ये सोच के पढ़ना पड़ रहा है। मालिक को तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन स्टाफ को लिए भी अब सोचना पड़ रहा है। मालिक को जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो स्टाफ लोग को देगा कहाँ से, आप ही सोचिए। 8 बजे तक ही दुकानों को खोलने का आदेश है। इन्होंने कहा कि हमारे मालिकों का तो गुजारा किसी भी प्रकार से वो अपना आर्थिक रोजगार की चीज़ों को करते हुए वे अपने पालन पोषण कर लेते हैं, लेकिन जो यहाँ के स्टाफ है उन पर नॉन टीचिंग स्टाफ, उन पर उनका क्या असर पड़ रहा है, इन्होंने साफ साफ बताया कि सोचिए कि वो व्यक्ति कहाँ जाएंगे। 8 बजे तक बंद करने का उद्देश्य दिया गया है, इस पर आपकी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? कोई खास नहीं, कुछ खास अति आवश्यक सामान में आता है, सब 1 घंटा पहले लेके चले जाते हैं। आप अपने दुकानों को कब तक खुले रख रहे हैं? 8:30-9 बजे तक। उसके बाद कोई कस्टमर पब्लिक नज़र ही नहीं आता है तो बढ़ा देते हैं। हमारा बंद करने का ऐसे आदेश है नहीं, लेकिन जब कोई आएगा ही नहीं तो खोल कर रखने से क्या फ़ायदा। श्रोता वालों का कहना भी है कि हाँ ठीक है, अगर व्यक्ति आ रहे हैं तब तक ठीक है, 8:30-9 बजे के बाद बहुत से व्यक्ति भी है जो घरों से अपना बाहर निकलना बंद कर देते हैं, तो बेवजह दुकान खोलने का भी कोई मतलब। आप मास्क अच्छे से पहनकर भी सर्व कर सकते हैं। आप ही से पूछ रहे हैं, मास्क को ऐसे कर लीजिए, सही है। तो आप देख रहे हैं कि लोगों को अगर बताना पड़ रहा है कि उनको कैसे मास्क लगाना चाहिए, लोग मास्क लिए हुए हैं, लेकिन वो मास्क को लेते हुए भी जिनको जैसे मन कर रहा है, कोई ऐसे, कोई दाढ़ी में, कोई बाल में, कोई किडनी में, दुकान 8 बजे तक दुकान बंद करने के लिए आदेश दिया गया है। उन पर उनकी आर्थिक स्थिति पर क्या पड़ रही है, क्या उनकी बेरोजगारी पर, क्या उनके रोजगार पर इसका असर पड़ रहा है, इस बातों को मिलने के लिए हम कुछ दुकानदारों से बात करेंगे। आइए हमारे साथ देखते हैं उनका क्या कहना है। सर 8 बजे तक ही दुकान बंद करने का आदेश है जी, इस पर आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है आपकी रोजगार पर? रोजगार पे असर है, लेकिन सरकार का नियम बढ़िया है। बढ़िया है, हाँ, ये सब हम लोग उसके पक्ष में खड़े हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन होना चाहिए, आप लोग उसके पक्ष में जी। लोगों ने कहा कि ये उनके कुछ लोग जो पक्ष में, कुछ विपक्ष में भी है। कुछ लोगों का मानना है कि 8 बजे तक उनकी आर्थिक स्थिति की बहुत सारी संभावनाओं को गड़बड़ाने की संभावना। आइए हम कुछ और लोगों से, कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं। अंकल जी, 8 बजे तक ही दुकान बंद करने की संभावना है जी? वो तो रोज होता है 8 बजे। क्या इससे आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है आपको? फर्क तो पड़ेगा ही। फर्क पड़ेगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए, जो कोरोना की बीमारी, इसलिए होना चाहिए। आप इसके लिए अग्री है? लोगों, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये अग्री है, ये चाहते हैं कि हाँ होना चाहिए, कोविड गाइडलाइन की पालन बिल्कुल ज़रूरत है। लॉकडाउन लगा दिया जाए, इस पर क्या पड़ेगा आपके व्यवसाय पर असर? बहुत बुरा असर पड़ेगा सर। एक तो वैसे ऑलरेडी पहले से ही लॉकडाउन का ही चल रहा है समय, अब दोबारा लग जाएगा तो बैठना ही पड़ेगा। कुछ आप क्या चाहते हैं, साप्ताहिक लॉकडाउन हो या पूर्ण रूप से पहले की तरफ फिर से पूरा लॉकडाउन लगा दिया जाए? नहीं, लॉकडाउन तो नहीं चाहेंगे अभी। साप्ताहिक जो है वो थोड़ा बहुत झेल सकते हैं, वो भी अगर ये सब दुकानें बंद ना हो तो। अब ये दुकानें बंद हो जाएंगी तब तो फिर बात ही अलग है। सरकार का इस वक्त का सबसे बड़ा फैसला ये है कि वो और भी राज्यों की तरह हमारे भी बिहार में वो लॉकडाउन होने की पूर्ण रूप से संभावना बताई जा रही है। दिन प्रतिदिन बिहार में ओमिक्रॉन की केसेस बढ़ती ही जा रही है। लोगों से उनके व्यवसायिक जीवन के बारे में हम बात करते हुए और भी कुछ प्रवासी मजदूरों से उनसे मिलेंगे। क्या वे बाहर से अगर आए हुए मजदूर हैं जो कि पटना में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लासा मार्केट लगाए हुए हैं, उनसे हम उनके व्यवसायिक जीवन के बारे में बात करते हैं। क्या सर, लॉकडाउन के बारे में आपका क्या कहना है? सुनिए, कुछ नहीं कहना है। अंदर आइए मिश्रा जी, कपड़ा वालों का लीजिए। बिहार में पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया जाए, इससे आपके व्यवसाय पर क्या असर पड़ेगा? बताइए आप लोग, क्या असर पड़ेगा आपके व्यवसाय पर? बताइए क्या असर पड़ेगा अगर पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया जाए तो? बहुत असर है भैया। आप लोग कहाँ से यहाँ लगाए हैं दुकान? पटना में ही प्रॉपर? पटना क्या है? नहीं, मालिक बाहर का। बाहर का है मालिक? आप लोग सिर्फ यहाँ के हैं? हम लोग पटना का। अगर पूर्ण रूप से बिहार में लॉकडाउन कर दिया जाए, इससे आर्थिक जीवन पर क्या असर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा असर। फिर भी आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार के द्वारा आपकी क्या मांग है? क्या साप्ताहिक लॉकडाउन लगा देना चाहिए? साप्ताहिक के सही रहेगा। अगर पूर्ण रूप से लगा दिया जाए तो? इस बार की तो सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार चाहती है कि पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन ओमिक्रॉन की केसेस जो है वो बढ़ती ही जा रही है। क्या कहना चाहते हैं?
साप्ताहिक दुकान खुलेगा सबके लिए सही रहेगा। सबके लिए सही है। सब अल्टरनेट कुछ दुकानदारों का कहना है कि दुकान को साप्ताहिक ही रहने दी जाए। कुछ लोगों का कहना है ये भी है कि वे पूर्णतः लॉकडाउन चाहते हैं, जिससे कि उन पर जो उनकी आर्थिक स्थिति, बिहार में अगर पूर्णतः लॉकडाउन कर दिया जाए, इस पर क्या आपकी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो बहुत पहले भी पड़ चुका है और अभी भी रात वाला भी लॉकडाउन में प्रभाव पड़ा है। कस्टमर आ ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल नहीं, कस्टमर घर से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आर्थिक जीवन अभी कैसा चल रहा है लोगों का? हम लोग का वही जो है कि बैठा बैठी हो रहा है। अभी जो कस्टमर खाली इंतज़ार हो रहा है कि अगर सरकार पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया जाए, इससे क्या आपके व्यवसाय पर क्या असर होगा इसका? सरकार लॉकडाउन लगा दिया जाएगा तो और सब अंदर हो जाएगा, कोई बाहर निकलवे नहीं करेगा, फिर दुकान बंद करके जाना पड़ेगा। गरीब मजदूरों की स्थिति को देखते हुए हमारे सरकार ने इस बार सबसे बड़ा फैसला लिया कि बाहरी राज्यों की तरह और भी हमारे भी बिहार में शनिवार और रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। हम आइए कुछ और दुकानदार